देखो, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ईसोफैग्स। पिछले लेक्चर में हमने फेरिंक्स के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे ईसोफैग्स के बारे में। देखो, जो ईसोफैगस होता है, पहला पॉइंट ईसोफैगस के रिलेटेड क्या है, ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। फर्स्ट पॉइंट, ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। सेकंड पॉइंट इसके रिलेटेड क्या है, वो ये है कि जो बेटा फेरिंग ये ईसोफैगस होता है, इंटरनली लाइन ये एक इप्थिलियम से होता है, और उस इप्थिलियम का नाम क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इप्थिलियम। इंटरनली ये लाइन एक इप्थिलियम से होता है, और उस इप्थिलियम को हम क्या कहते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इप्थिलियम। उसके बाद ये जो फेरेंक्स होता है, ये रिलीज कहाँ, ये जो ईसोफैगस होता है ये रिलीज कहाँ से होता है, फेरेंक्स से रिलीज होता है और एंटर एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। इसका मतलब है ये फेरेंक्स और स्टमक के बीच में आता है, isn't it? तो उसके बाद अगर हम अब रफली एक डायग्राम बनाएंगे इसकी, देखो सपोज दिस इज फेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, पार्ट ऑफ फेरिंग्स, और उसमें से एक ट्यूब निकलता है, उसके इसके आगे एक ट्यूब होता है, उसको हम विंड पाइप कहते हैं, और ये कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, दैट स्टमक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ईसोफैगस पहले फेरिंक्स के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वहां पे एक जंक्शन बनता है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, जहां पे ईसोफैगस कम्युनिकेट कहाँ किसके साथ कर रहा है, दैट्स लैरिंगोफैरिंक्स, पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। इस ओपनिंग को हम गुलेट कहते हैं। ये मैंने जब फेरिंक्स पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया, उसको हम गुलेट कहते हैं। जो जंक्शन यहाँ पे बनता है between the anterior part of pharynx and laryngopharynx, junction is formed which is guarded by a circular muscle, और उस circular muscle को हम क्या कहते हैं, क्रिको ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या हम इसको और एक नाम कहते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। मैंने कहा कि जो जंक्शन बन जाता है यहाँ पर बिटवीन द ईसोफैगस एंड फेरिंक्स, द जंक्शन इज गार्डेड बाय सर्कुलर मसल, उसको हम कहते हैं क्रिको ईसोफेजियल स्फिंक्टर या अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, पहला जंक्शन। और पोस्टीरियर साइड बेटा ये कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, स्टमक के साथ, और वहां पे और एक जंक्शन बन जाता है। दिस जंक्शन इज ऑल्सो गार्डेड बाय सर्कुलर मसल, और उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या हम इसको और एक नाम से जानते हैं, दस कार्डियक स्फिंक्टर। या हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। पहला, जहां पे ये कम्युनिकेट किसके साथ करता है, फेरिंक्स के साथ, वहां पे एक जंक्शन बन जाता है, और उस जंक्शन में एक सर्कुलर मसल होती है, उसको हम कहते हैं क्रिको ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ऑन द पोस्टीरियर साइड
On the posterior side, the junction formed between the stomach and the esophagus. This junction is also guarded by a circular muscle, और उस circular muscle को हम कहते हैं gastroesophageal sphincter, cardiac sphincter और lower esophageal sphincter. और एक पॉइंट यहाँ पे, ये जो ओपनिंग होती है ना, जहाँ पे ईसोफेगस कम्युनिकेट स्टोमक के साथ करता है, तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं गैस्ट्रोईसोफेजियल ओपनिंग. गैस्ट्रोईसोफेजियल ओपनिंग, ऊपर एंटीरियर ओपनिंग गुलेट एंड पोस्टीरियर ओपनिंग गैस्ट्रोईसोफेजियल ओपनिंग. तो अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये स्फिंक्टर्स क्यों लगाए गए हैं, क्या काम है इन स्फिंक्टर्स का, ये क्यों लगाए गए हैं. देखो, पहले जो ये ऊपर एक स्फिंक्टर लगाया है, क्रिकोईसोफेजियल स्फिंक्टर, पहले जब हम फेरिंक्स पढ़ते थे तो मैंने फेरिंक्स में पहला पॉइंट ये कहा था कि जो फेरिंक्स होता है ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर. तो लैरिंगोफेरिंक्स में बोथ फूड भी आता है और ईयर भी आता है. मैंने वहां पे भी कहा था कि नेजोफेरिंक्स नेवर रिसीव्स फूड. जो अपर पार्ट होता है ना फेरिंक्स का, वो नेजोफेरिंक्स, वो कम्युनिकेट फूड, वो रिसीव फूड नहीं करता है. तो ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिंक्स फूड भी रिसीव करते हैं और एयर भी रिसीव करते हैं. अब जो ही लेरिंगोफेरिंक्स में एयर भी आया और फूड भी आया. अब अगर ये दोनों ट्यूब खुले रहेंगे तो जिस ट्यूब में फूड किसी भी ट्यूब में जा सकता है, दोनों ट्यूब में जा सकता है, या एयर दोनों ट्यूब में जा सकता है. तो ये सर्कुलर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या काम करता है, जो ही एयर लैरिंगोफेरिंक्स में पहुंचता है ये इसको क्लोज करता है. दैट इज फूड पाइप जो ही क्लोज हुई तो एयर किस में चला जाएगा, एयर चला जाएगा विंड पाइप में या ट्रैकिया में. तो अब जब ये सर्कुलर मसल या क्रिकोईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन रहता है तो एपिग्लॉटिस क्लोज होता है. एपिग्लॉटिस क्या है, वो एक कार्टिलेज है जो बेटा किसके, ग्लॉटिस के ऊपर रहती है, जो जब भी फूड यहाँ पहुँचता है तो वो उसको क्लोज कर देता है, तो फूड सीधे चला जाता है ईसोफेगस में. या हम इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं क्रिकोईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ एयर इनटू एलिमेंट्री कैनाल. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं क्रिकोईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एयर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. उसके बाद गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या काम करता है. देखो, अब जो ही खाना चला गया स्टोमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के साथ ये मिल जाएगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल जाएगा. जो ही फूड इन चीज़ों से मिल जाता है तो हम उस फूड को बाद में क्या कहते हैं, काइम. फर्स्ट पॉइंट, उस फूड को हम कहते हैं बाद में काइम. जब वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के साथ मिल जाता है तो उस फूड को बाद में हम काइम कहते हैं. तो अब जो ही खाना स्टोमक में पहुंचा तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है स्टोमक में, ये कंट्रैक्ट करेगा, ये स्टोमक पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स दिखाता है स्टोमक. उसकी वजह से क्या होगा, खाना चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगाया है, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर. अब अगर ये स्फिंक्टर नहीं लगाया होगा तो जो ही ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये वापस आएगा ईसोफेगस में. तो ये स्फिंक्टर इसीलिए लगाया गया है कि ये बैक फ्लो ना हो जाए फूड का और फूड वापस ईसोफेगस में ना आए. तो अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ही खाना इसमें चला जाता है तो ये क्लोज होता है.
अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब खाना इसमें गया, स्टमक ने कंट्रैक्ट किया, तो ये स्फिंक्टर कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये सिक्रीशन फूड ऊपर ईसोफेगस की तरफ फ्लो होती है, बैक फ्लो होती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं, जब ये वापस इस ईसोफेगस में होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ जाता है, तो वहाँ बर्निंग सेंसेशंस होती है, और इप्थिलियम जो होता है ईसोफेगस का वो डिस्ट्रॉय होता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लैक्स ईसोफेजाइट्स। रिफ्लैक्स ईसोफेजाइट्स, या इसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, हार्ट बर्न। तो ये स्फिंक्टर लगाया क्यों गया है, क्योंकि इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस, ताकि बैकफ्लो ना हो जाए फूड का, कहाँ की तरफ, ईसोफेगस की तरफ। तो इसलिए ये स्फिंक्टर लगाया गया है। वो भी मैंने कहा कुछ कंडीशंस ऐसी होती है ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, उस कंडीशन को हम रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं या हार्ट बर्न कहते हैं। हार्ट बर्न क्यों कहा गया है, या यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहा गया है। देखो, जो ही ये कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज नहीं हो, पहला पॉइंट, कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये हार्ट के बहुत नज़दीक होता है, हार्ट के बहुत करीब होता है, तो इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा गया है। तो हार्ट बर्न क्यों कहा गया है इसको, अगर कार्डियक स्फिंक्टर कंप्लीटली क्लोज ना हो जाए तो बैक फ्लो हो जाएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का फूड के साथ, तो यहाँ पे इसोफेगस में प्रॉब्लम होती है, तो पेन होती है हमें हमें चेस्ट में पेन महसूस होती है। तो पेन किस में है, ईसोफेगस में, बट हमें लग रहा है कि पेन हार्ट में है, ठीक है। तो हमें लग रहा है इसकी वजह से पेन हार्ट में है, तो इसीलिए इसको कहा गया है हार्ट बर्न। ओके, अब जो ही बेटा ईसोफेगस में खाना जाता है, अब और एक कंडीशन यहां पे हो सकती है, अब अगर इस कार्डियक स्फिंक्टर ने कंप्लीटली रिलैक्स नहीं किया, देखो यहां पे कार्डियक स्फिंक्टर है, जो ही अब ईसोफेगस में खाना आता है, अब इस कार्डियक स्फिंक्टर कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से एक्युमुलेशन हो जाएगी खाने की स्टॉमक ईसोफेगस में। तो अगर ये कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हुआ, तो वहां पे उस कंडीशन को हम कहते हैं एकेलेसिया कार्डिया। एकेलेसिया कार्डिया, उस कंडीशन को हम कहते हैं एकेलेसिया कार्डिया। किस कंडीशन को हम एकेलेसिया कार्डिया, जो ही हम बेटा स्वेलो करते हैं खाना, तो खाना चला गया ईसोफेगस में। अब अगर इस कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हुआ, तो खाना एक्युमुलेट हो जाएगा ईसोफेगस में, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एकेलेसिया कार्डिया, ठीक है। ये थे स्फिंक्टर्स ईसोफेगस में। उसके बाद जो ईसोफेगस है उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, डिवाइड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, उसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, तो उसमें डाइजेशन नहीं होती। बट उसमें एक चीज़ होता है, एक सेल पाई जाती है जिसको हम गॉबलेट सेल कहते हैं, गॉबलेट सेल। और यही गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस करती है, और इस म्यूकस की वजह से इजीली पास होता है बोलस। इजीली बेटा पास होता है बोलस। बोलस क्या है, ये बेटा होता है बोलस एक बॉल, जो ही हम स्वेलो करते, हमारी टंग रोल करती है पीछे की तरफ,
तो वो फूड बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स। अगर कोई कहेगा ईसोफेगस में फूड की शेप क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ बोलस, तो स्टमक में जो ही पहुंचता है हम उसको काइम कहते हैं। वहाँ पे जो ही वो सिक्रीशंस के साथ मिल जाता है तो उसको हम काइम कहते हैं वहाँ पे। तो इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है, इसमें खाली गॉबलेट सेल पाई जाती है। गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस करती है, उसकी वजह से इजीली पास होता है पैसेज ऑफ बोल्स, इजीली पास होता है बोल्स। और इन वर्ड्स ये जो म्यूकस होता है ये प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन। म्यूकस एक्ट करता है एज ए ल्यूब्रिकेंट। जो ये होता है ईसोफेगस एक्ट करता है एज ए कंडक्टिंग ट्यूब। ये हमें करता है हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स ये एक्ट करता है एज ए कंडक्टिंग ट्यूब। ये हमें हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, और हम कह सकते हैं पेरिस्टलाइसिस। उसकी वजह से देखो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट हम किसको कहते हैं, जो ईसोफेगस होता है उसमें जो मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, उसकी वजह से खाना चला जाता है डाउन टू स्टमक। ओके, तो चला जाता है डाउन टू स्टमक, उसको हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स। लास्ट पॉइंट ईसोफेगस के रिलेटेड, जो 1/3 पार्ट होता है ईसोफेगस का और 2/3 पार्ट होता है ईसोफेगस का, ये एंटीरियर 1/3 पार्ट बना होता है सिकल्टल मसल का, और 2/3 पार्ट बना होता है स्मूथ मसल का। 1/3 part is made up of skeletal muscle and 2/3 part is made up of smooth muscles। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें इतना ही है ईसोफेगस में। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमने ईसोफेगस में पढ़ा क्या। देखो पहले हमने ईसोफेगस कहा कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। इंटरनल ये लाइन एक एपिथेलियम से होता है जिसको हम कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद हमने कहा इसमें दो सुफिंक्टर्स होते हैं, एक अपर सुफिंक्टर जहाँ पे एक जंक्शन ऊपर बन जाता है जहाँ पे एंटीरियर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का वो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, फेरिंक्स के साथ। ऑन द पोस्टीरियर साइड ये कम्युनिकेट किसके साथ करता है, स्टमक के साथ। ऑन द एंटीरियर साइड जहाँ पे ये कम्युनिकेट्स इस फेरिंक्स के साथ करता है तो वहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है। एट द जंक्शन पोजेसेस ए सर्कुलर मसल जिसको हम कहते हैं क्रिको ईसोफेजियल सुफिंक्टर, और वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ एयर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। नीचे एक सुफिंक्टर होता है दूसरे जंक्शन पे जहाँ पे ये कम्युनिकेट किसके साथ करता है, स्टमक के साथ, और वहाँ पे एक ओपनिंग होती है उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग कहते हैं, जिस ओपनिंग के थ्रू ये कम्युनिकेट किसके साथ करता है, स्टमक के साथ। तो उसके बाद मैंने कहा कि वहां पे और एक जंक्शन होता है, वहां पे और एक जंक्शन होता है, एंड द जंक्शन इज गार्डेड बाय अ सर्कुलर मसल जिसको हम कहते हैं कार्डियक सुफिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल सुफिंक्टर या लवर ईसोफेजियल सुफिंक्टर। और वो क्या काम करता है, वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड टुवर्ड्स ईसोफेगस। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशंस आती हैं जब वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, जब वो खाना किस में चला जाता है, स्टमक में, तो वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड होता है विथ सिक्रीशंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ईसोफेगस की तरफ आते हैं, वहाँ बर्निंग सेंसेशंस होती हैं
या इप्थिलियम उसका डिस्ट्रॉय होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, या हम कहते हैं उसको हार्ट बर्न। कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि वो हार्ट के बहुत नज़दीक होता है। फिर मैंने कहा कि जो ईसोफेगस है उसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, डिवाइड ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसमें एक सेल पाई जाती है जिसको हम गॉबलेट सेल कहती है, और गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस करती है, और वो एक्ट करता है म्यूकस का काम क्या है, वो उसकी वजह से इजीली पास होता है पसेज ऑफ फूड, या इजीली पास होता है बोलस टुवर्ड्स द स्टमक। तो उसके बाद मैंने कहा कि जो फूड इसोफेगस में ट्रांसपोर्ट होता है डाउन टुवर्ड्स द स्टमक थ्रू पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। सो व्हाट्स पेरिस्टलिटिक मूवमेंट इज द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल व्हिच ब्रिंग्स फूड डाउन टुवर्ड्स द स्टमक। ओके, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट या पेरिस्टलाइसिस वो मूवमेंट्स है जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है, तो फूड उसकी वजह से कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। फिर मैंने कहा कि जो 1/3 पार्ट होता है वो बना होता है स्केलेटल मसल का, और 2/3 पार्ट जो होता है वो बना होता है स्मूथ मसल का। ये था ईसोफेगस के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक है क्या? ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है। तो स्टमक को और एक नाम से हम जानते हैं, इसको हम गैस्टर भी कहते हैं। देखो, जो स्टमक होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टमक, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी। पहला पॉइंट, स्टमक में ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है एंड ब्रेडथ जिसकी 15 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है और जिसकी ब्रेडथ 15 सेंटीमीटर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके रिलेटेड, अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन पूछी जाती है स्टमक की, जो एब्डोमिनल कैविटी का अपर लेफ्ट पार्ट होता है बिलो द डायफ्राम। ये एब्डोमिनल कैविटी है जो अपर लेफ्ट पार्ट होता है डायफ्राम के नीचे, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? अपर लेफ्ट पार्ट, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ abdominal cavity, abdominal cavity below the diaphragm। लोकेट कहां पे होता? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। जो अपर लेफ्ट साइड होता है एब्डोमिनल कैविटी का डायफ्राम के नीचे, ये प्रेजेंट होता है। देखो, ये जो स्टमक होता है ये जुड़ा होता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, ये जुड़ा होता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम ओमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेंटम। व्हाट इज ओमेंटम? ये जो ओमेंटम होता है ये एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है। ओमेंटम इज अ पेरिटोनियल फोल्ड जो स्टमक को कनेक्ट करता है अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ। ओमेंटम क्या है? ये एक पेरिटोनियल फोल्ड है
फोल्ड जो कनेक्ट करता है स्टमक को, अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ, स्टमक को कनेक्ट करता है अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ। व्हाट इज ओमेंटम? ओमेंटम एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो स्टमक को कनेक्ट करता है किसके साथ? अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ। और ये दो टाइप्स का होता है। पहले मैं आपको ग्रेटर और कर्वेचर समझा दूंगा स्टमक के, उसके बाद में इसके टाइप्स लूंगा, ओमेंटम के टाइप्स, क्योंकि वो कर्वेचर्स के बगैर समझ नहीं आएगा। सपोज ये ईसोफेगस है, तो ये स्टमक है, ये ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का, और ये लेसर कर्वेचर है। ये क्या है? ग्रेटर कर्वेचर, इसमें क्या है? लेस कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। आगे यहां तक समझ। अब जो ओमेंटम है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, और दूसरी को हम लेसर ओमेंटम कहते हैं। एक को हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं और दूसरे को हम लेसर कर्वेचर कहते हैं। ओमेंटम दो टाइप्स का होता है, एक को हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं और दूसरे को हम लेसर ओमेंटम कहते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रेटर ओमेंटम के बारे में। देखो, जो ग्रेटर ओमेंटम, मैंने पहले कहा ओमेंटम क्या है? ये फोल्ड है, पेरिटोनियल फोल्ड है जो स्टमक को कनेक्ट करते हैं अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ। तो पहले हम देखेंगे ग्रेटर ओमेंटम है क्या। जो ग्रेटर ओमेंटम है, देखो ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर, ये यहां से एक्सटेंड होते हैं। ये पेरिटोनियल फोल्ड्स है, ये एक एप्रन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यहां पे, ये ऐसे होता है, ये एक एप्रन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर, और ये कवर कहां तक करता है? अप टू लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, अगर हम अब इसको डायसेक्ट करेंगे ना, पहले हमें ये मेम्ब्रेन उठाना है, उसके बाद हमें वो इंटेस्टाइन दिखाई देगा। इंटेस्टाइन को डायसेक्ट कर सकते। सपोज अगर हमें इंटेस्टाइन को डायसेक्ट करना है, पहले हमें इस मेम्ब्रेन को, ये इंटेस्टाइन से पहले ही आता है, तो पहले हमें इसको डायसेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको डायसेक्ट कर सकते हैं। तो इस इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, ये बेटा एक्सटेंड होते हैं कहां से? फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, और एक्सटेंड कहां तक होते हैं? अप टू लार्ज इंटेस्टाइन। हो गई ये बात। दूसरी बात, लेसर कर्वेचर, ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट 2 सेंटीमीटर्स ऑफ ड्यूडेनम से। ये एक्सटेंड होता है एक लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से, और दूसरा फर्स्ट 2 सेंटीमीटर्स ऑफ ड्यूडेनम। तो ये एक्सटेंड कहां तक होते हैं? यहां पे लिवर होता है, लिवर तक ये एक्सटेंड होते हैं। तो वो पोर्शन ग्रेटर लेसर ओमेंटम का जो आता है बिटवीन लेसर कर्वेचर एंड लिवर के बीच, मैं ड्यूडेनम की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, जो 2 सेंटीमीटर ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के साथ एक्सटेंड होते हैं, उनको पहले लीव करो। आप इनकी बात करो, किनकी? जो ये 2 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर होता है, पहले उसकी बात करो और लिवर की बात करो। जो ये होता है ग्रेट लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम का जो पोर्शन होता है बिटवीन लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड लिवर, उसको हम कहते हैं हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट। हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है कि, मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो पोर्शन लेसर ओमेंटम का बिटवीन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक
एंड लिवर, उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब रहा ड्यूडेनम के जो 2 सेंटीमीटर्स की बात मैंने की, अब वो पोर्शन लेसर ओमेंटम का बिटवीन द ड्यूडेनम एंड लिवर, उसको हम कहते हैं हिपैटो ड्यूडिनेल लिगामेंट। हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट किसको हम कहते हैं, द पोर्शन ऑफ लेसर ओमेंटम बिटवीन ड्यूडिनम एंड लिवर, उसको हम कहते हैं हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये थी कर्वेट ओमेंटम की बात। उसके बाद हमने कर्वेचर्स मैंने समझाए, ओमेंटम समझाया, ओमेंटम के 2 टाइप्स समझाए, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर समझाया, 2 टाइप्स ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम। उसके बाद मैंने हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट कहा आपको क्या है, और हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट क्या है। उसके बाद जो ये होता है इसमें उसके बाद बेटा स्टमक में 2 नॉचेस पाए जाते हैं, 2 नॉचेस पाई जाती है स्टमक में। एक को हम कहते हैं इंसिजरिया कार्डियका, और दूसरे को हम कहते हैं इंसिजोरिया एंगुलरिस। इंसिजोरिया कार्डियका एंड इंसिजोरिया एंगुलरिस, ये यहाँ पे इंसिजोरिया है। जो इंसिजोरिया कार्डियका होता है ये एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में, और इंसिजोरिया एंगुलरिस एक नॉच होता है जो पाया जाता है पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक में। माइंड में रखना कि 2 नॉचेस पाए जाते हैं स्टमक में, एक को हम इंसिजोरिया कार्डियका कहते हैं और दूसरे को हम इंसिजोरिया एंगुलरिस कहते हैं। जो इंसिजोरिया कार्डियका होता है वो कार्डियक रीजन में पाया जाता है, और इंसिजोरिया एंगुलरिस होता है वो पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम स्टमक की कैपेसिटी देखेंगे, स्टमक की कैपेसिटी बेटा होता है 1.5 लीटर तक वो स्टोर रख सकता है। फॉर व्हाट? 4 to 5 आवर्स के लिए, 4 to 5 आवर्स के लिए 1.5 लीटर ये स्टोर रख सकता है। तो जब स्टमक एम्प्टी होता है उस वक्त स्टमक की कैपेसिटी 75 ml रहती है। 1.5 लीटर तक ये स्टोर रख सकता है। तो बट जब ये एम्प्टी होता है, हंगर पेन स्टार्ट हो रही है, उस वक्त इसमें कैपेसिटी कितनी है? 75 ml। तब ये 75 ml स्टोर रख सकता है। देखो क्यों? जो स्टमक होता है उसका जो इनर वॉल होता है, जब वो स्टमक एम्प्टी होता है, देखो जब वो फिल होता है वो इनर वॉल इसका ऐसे होता है फैलाया हुआ। जब वो अब एम्प्टी होगा तो इस इनर वॉल में फोल्ड्स बन जाती हैं। ये एक एग्जांपल मैं आपको एक रफली डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें फोल्ड्स बन जाती है। जितनी कैपेसिटी इससे पहले थी इसमें, अब इतनी कैपेसिटी इसमें नहीं है, और इन फोल्ड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूगी। इन फोल्ड्स को हम गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं। मैंने कहा कि जब एम्प्टी स्टमक होता है उस वक्त उसकी कैपेसिटी 75 ml होती है, क्योंकि जो स्टमक का वाल होता है उसमें फोल्ड्स बन जाते हैं। उन फोल्ड्स को हम गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं। अब जो ही ये स्टमक फिल होता है तो ये जो फोल्ड्स होते हैं ये अनफोल्ड होते हैं, तो ये स्टमक फिर ऐसे बनता है। ये ऐसे नहीं है स्टमक स्ट्रक्चर, ये इट इज लाइक अ जी शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर।
तो इसमें फोल्ड्स बन जाते हैं, इनर वॉल में फोल्ड्स बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब अगर ये फिल है, क्या इसमें फोल्ड्स मिल जाएगी, गैस्ट्रिक रिगी मिल जाएगी? नहीं, ये गैस्ट्रिक फोल्ड्स जो होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं जब ये फिल होता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडिक पार्ट, तीसरा बॉडी, एंड जो फोर्थ पार्ट इज पाइलोरिक। फोर्थ इज पाइलोरिक। स्टमक को बेटा डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। पहला कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडिक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरिक पार्ट। देखो जो कार्डियक पार्ट होता है ये अपर पार्ट होता है जो रिसीव कर रहा है किसको, ईसोफेगस को, ठीक है। तो एक अपर पार्ट रिसीव करता है ईसोफेगस का, दूसरा ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। अपर पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है और रिसीव करता है ईसोफेगस को, ठीक है। उसके बाद फंडिक पार्ट को और एक नाम से हम जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉर्निक्स। इसको और एक नाम हम देते हैं फॉर्निक्स। ये डूम शेप्ड पार्ट जो स्टमक का होता है, तो इसी को हम बेटा फॉर्निक्स कहते हैं। डूम शेप्ड पार्ट जो होता है स्टमक का, उसको हम फंडिक या फॉर्निक्स कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसमें गैसेस स्टोर रहते हैं, इसमें गैसेस फंस जाते हैं, ठीक है। एंड इट कंटेन्स, वी कैन सी, गैसेस। तीसरा बॉडी को हम और एक नाम देते हैं, दैट्स कॉर्पस। ये मेन और लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का, लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। और यही वो पार्ट है जो प्ले करता है वायर, ये वो पार्ट है जहां पे डाइजेशन होती है। यहां पे बेटा डाइजेशन होती है। उसके बाद जो पाइलोरिक पार्ट है इसको हम और एक नाम से जानते हैं, एंट्रम। एंट्रम हम इसको कहते हैं। तो काम क्या है इसका, ये नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट है स्टमक का, नैरो पार्ट ऑफ स्टमक, जो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट के साथ जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। नैरो पार्ट होता है स्टमक का जो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, ड्यूडेनम के साथ, ठीक है। जो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, दैट्स ड्यूडेनम। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि जो स्टमक है उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। अपर पार्ट कार्डियक, सेकंड फंडिक पार्ट, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरिक। जो कार्डियक पार्ट होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वो पार्ट होता है जो रिसीव करता है इसोफेगस को, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। सेकंड फंडिक पार्ट, ये वो डूम शेप्ड पार्ट होता है स्टमक का जिसमें क्या है, इट कंटेन गैसेस। Body is also called as corpus and it is the largest and main part of stomach where the digestion takes place, जहां पे digestion होती है। पाइलोरिक पार्ट को हम और एक नाम से जानते हैं, एंट्रम। और एंट्रम नैरो पार्ट होता है स्टमक का जो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब और एक स्फिंक्टर यहां पे आता है। देखो अगर ये स्टमक है तो स्टमक, फिर यहां तक स्टमक है,
तो इसके बाद ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो जहां पे बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहां पे बिटवीन द पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम ऑफ स्टोमक, यहाँ पे और एक जंक्शन बन जाता है, एंड दिस जंक्शन इज आल्सो गार्डेड बाय अ सर्कुलर मसल, और उस सर्कुलर मसल को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है? जो ही खाना चला जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ही ये कंट्रैक्ट करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड टुवर्ड्स स्टोमक। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है? ये भी बेटा प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड टुवर्ड्स स्टोमक। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक मैंने 3 स्फिंक्टर्स की बात की। एक क्रिकोइसोफेजियल स्फिंक्टर, सेकंड कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या लावर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं उसको, और बात की थी वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में। ये भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्टोमक, इजंट इट? जो क्रिकोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या काम करता है? वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ एयर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ये दोनों कौन कौन? कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये क्या काम करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ फूड। यहाँ पे खाली यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है? स्फिंक्टर हो या वैल्यू आगे हम पढ़ेंगे, तो वहां पे खाली यूनिडायरेक्शनल होता है। अब हम बात करेंगे जो स्टोमक का वॉल है बेटा, उसमें 35 मिलियन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। 35 मिलियन ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स को हम मिला के क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक का जो वॉल है, which contains 35 million of glands, and these glands are collectively called as gastric glands। क्या कहते हैं उनको? उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? collectively gastric glands। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3। पहला कार्डियक ग्लैंड, दूसरा पाइलोरी ग्लैंड, और तीसरा कार्पोफंडिक ग्लैंड। पहला कार्डियक ग्लैंड, सेकंड पाइलोरिक ग्लैंड, एंड थर्ड इज कार्पोफंडिक ग्लैंड। तो जो कार्डियक ग्लैंड होता है, कार्डियक ग्लैंड प्रेजेंट पाया जाता है, नाम ही बताता है कि कार्डियक ग्लैंड पाया जाता है कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक में। कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक में पाया जाता है ये कार्डियक ग्लैंड जो है, ये पाया जाता है कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक में। और इसमें एक सेल पाई जाती है खाली, जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल। और एक बात, जो कार्डियक ग्लैंड्स हैं, इनका नंबर बहुत कम होता है, लेस होते हैं ये, ठीक है? बहुत कम कार्डियक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इनमें खाली एक सेल पाई जाती है, जिसको हम गॉबलेट सेल कहते हैं। और गॉबलेट सेल सिक्रीट करती है म्यूकस। ये बेटा सिक्रीट करती है म्यूकस। और ये म्यूकस क्या काम करता है? ये बचाता है स्टोमक के वाल को, किससे? HCl से एंड पेप्सिन से। HCl एंड पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन।
पहले ये पेप्सिनोजन होता है, उसके बाद HCl इसको एक्टिवेट करता है, वहाँ पे पेप्सिन बन जाता है एक्टिव फॉर्म में। तो पेप्सिन जो होता है ये इसको ऑटो डाइजेशन करता है, तो ये म्यूकस प्रिवेंट करता है कोरेसिव एक्शन ऑफ HCl एंड ऑटो डाइजेशन बाय पेप्सिन। दो फंक्शंस हैं पहले म्यूकस के, HCl से भी बचाता है और पेप्सिन से भी बचाता है। ये था कार्डियक ग्लैंड में। कार्डियक ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और इसका जो नंबर होता है वो भी बहुत कम होता है। और एक बात, इसमें खाली एक सेल पाई जाती है, एक वन टाइप ऑफ सेल जिसको हम गॉबलेट सेल कहते हैं। और गॉबलेट सेल सिक्रीट क्या करती है? म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? वो बचाता है इसको किससे? फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन से। और इस म्यूकस में क्या होता है? इसमें एक बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं एंड एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम ट्रिपोलिन प्रोटीन कहते हैं। ट्रिपोलिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी वजह से क्या करता है? बचाता है स्टोमक को। इट कंट्रोल्स द एसिडिटी ऑफ एसिड। ये कंट्रोल करता है, इसका इफेक्ट एसिडिटी कंट्रोल करता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो स्टोमक होता है वो बच जाता है। उसके बाद पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड क्या है? पाइलोरिक ग्लैंड बेटा वो ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमक। पाइलोरिक को और एक नाम हम देते हैं, दैट्स एंट्रम। जो पाइलोरिक ग्लैंड होता है, पहले इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं। एक को हम गॉबलेट सेल कहते हैं। गॉबलेट सेल जो सिक्रीट क्या करती है? म्यूकस। अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। दूसरा इसमें क्या होते हैं? एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स। एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स या हम उनको कहते हैं एर्जेंटॉफिन सेल्स। एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स या एर्जेंटॉफिन सेल्स भी कहते हैं। जो एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स या एर्जेंटॉफिन सेल्स होती है, ये सिक्रेट एक हार्मोन करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन ये बेटा सिक्रेट एक हार्मोन करती है जिसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। और याद रखना, गैस्ट्रिन हार्मोन को खाली स्टोमक रिलीज नहीं करता, सिक्रेट नहीं करता, इसको पैनक्रियाज भी सिक्रेट करता है। देखो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसको कौन सिक्रेट करता है, वहां पे ऑप्शन दिया होगा ए स्टोमक, बी पैनक्रियाज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। याद रखना गैस्ट्रिन हार्मोन को एक स्टोमक भी रिलीज करता है और दूसरा पैनक्रियाज भी सिक्रेट करता है। और यही रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सुनटेट हो गया ये भी। कार्पोफंडिक ग्लैंड। जो कार्पोफंडिक ग्लैंड है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, प्रिंसिपल ग्लैंड है। तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। पहला गॉबलेट सेल, जो अभी हम पढ़ रहे थे, सिक्रेट म्यूकस करता है। सेकंड, उनको हम कहते हैं एंजाइमेटिक सेल्स। एंजाइमेटिक सेल्स या और एक नाम से जानते, दैट इज जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स या हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज चीफ सेल्स। या हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स। और ये सेल्स सिक्रेट करती है 3 एंजाइम्स, 1, 2 एंड 3। 3 एंजाइम्स बेटा ये सिक्रेट करती है, एक पेप्सिनोजन और 2 इसमें पेप्सिनोजन, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रोरेनिन एंड थर्ड इज गैस्ट्रिक लाइपेज। जो पेप्सिनोजन होता है और प्रोरेनिन, ये 2 प्रो एंजाइम्स होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं।
और ये एक्टिव होता है। ये दो प्रो एंजाइम्स होते हैं। ये बाद में कैसे एक्टिवेट होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हमें पहले ये इन दो को, इसको HCl एक्टिवेट करता है, इसको पेप्सिन एक्टिवेट करता है। पहले हमारे पास पेप्सिन भी नहीं है, अभी तक HCl भी नहीं है, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। हो गए दो सेल्स के बारे में। तीसरी सेल जो होती है उसको हम कहते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल, या इसको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल या एसिडोफिल सेल। पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल या एसिडोफिल सेल। जो ये सेल्स होती है ये सिक्रीट क्या करती है? HCl एंड इंट्रिंसिक causal फैक्टर। इंट्रिंसिक causal फैक्टर जो HCl होता है और इंट्रिंसिक causal फैक्टर। इंट्रिंसिक causal फैक्टर ये क्या है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इंट्रिंसिक causal फैक्टर इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये कुछ नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन है, बट ये ज़रूरी होता है कि ये एब्जॉर्प्शन कराता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 की, B12 फ्रॉम इलियम से, इंटेस्टाइन से। इंट्रिंसिक causal फैक्टर इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये बेटा एब्जॉर्प्शन, ये ज़रूरी होता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 की फ्रॉम द इलियम। ठीक है, HCl। उसके बाद लास्ट जो फोर्थ सेल, मैंने कहा था कि कार्बोफनी ग्लैंड कंटेन्स 4 सेल्स। लास्ट जो होती है इसमें उसको हम कहते हैं एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, या हम कहते हैं इसको और एक नाम एर्जेंटोफिन सेल्स। एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स और एर्जेंटोफिन सेल्स। ये 3 टाइप्स की सेल्स होती है। They are of 3 types. First, G cells, second, D cells, and third, what we call as EC cells. G cells secrete क्या करता है? हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। D डेल्टा सेल्स secrete क्या करती है? सोमैटोसिटेटिन। EC सेल्स, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिन सेल्स, डेल्टा सेल्स, एंटीरियो क्रोमैफिन सेल्स। एंटीरियो क्रोमैफिन सेल्स, या इसको और एक नाम से हम जानते हैं, दैट इज कुलचिट्स्की सेल्स। कुलचिट्स्की सेल्स ये सिक्रीट क्या करती है? एक मोटिलिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। मोटिलिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हो गया यहाँ तक क्लियर? सेल्स की बात, ग्लैंड्स की बात की हमने, कौन सी सेल किस ग्लैंड में होती हैं वो क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, इसको हम मिला के कलेक्टिवली कहते हैं सबको गैस्ट्रिक जूस। कहीं पे मैं क्वेश्चन देख रहा था, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, पहला ऑप्शन था, एक था पेप्सिन, रेनिन और था HCl। दूसरा ऑप्शन था पेप्सिन, रेनिन, शायद था ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन होता नहीं इसमें, फिर यही कुछ उधर इधर लगाया था, एक 2 एंजाइम्स दिए थे, तो उसमें ट्रिप्सिन नहीं होता है। स्टोमक में
ट्रिप्सिन नहीं होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें ट्रिप्सिन नहीं होता है, ठीक है। उसको हम कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है वो होता है 1.8, और ये प्रोड्यूस कितना होता है पर डे, ये प्रोड्यूस होता है 2 to 3 लीटर्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद जो HCl है, हमने कहा कि जो HCl है इसमें तीन एंजाइम्स के बारे में हमने बात की थी। एक पेप्सिनोजन, दूसरा प्रोरेनिन, एंड थर्ड इज गैस्ट्रिक लाइपेज। वो एक्टिव ही है। जो पेप्सिनोजन है या प्रोरेनिन है, ये दो प्रो एंजाइम्स है, इनएक्टिव एंजाइम्स है। पहले इनको एक्टिवेट कौन करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बेटा एक्ट करता है ऑन पेप्सिनोजन, और उसकी वजह से ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिव फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है पेप्सिन। दूसरा जो प्रोरेनिन है, इस पे एक्ट कौन करता है? ये पेप्सिन, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है रेनिन। पेप्सिनोजन की जो एक्टिव फॉर्म है, ये प्रो एंजाइम दो है, तो एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन और इसकी है रेनिन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पेप्सिन शोज ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी? Yes, we can say. What is autocatalytic activity? Autocatalytic activity बेटा हम किसको कहते हैं? उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाएगा इन द सेम रिएक्शन और इन ए कपल्ड रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हम वी कैन से Pepsin shows autocatalytic activity because it converts prorenin into renin. Yes. तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये क्या काम करता है? जो मिल्क में स्मॉल फैटी एसिड्स होती हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है, बिकॉज स्मॉल जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको एमल्सिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज उनको डाइजेस्ट करता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या होता है? ये फैट्स को बेटा डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो जो पेप्सिन होता है यहाँ पे ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन्स को ये ब्रेक करता है इन पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस। पेप्सिन इसको ब्रेक करता है इनटू पेप्टोन्स प्रोटियोसिस में। व्हाट आर पेप्टोन्स एंड व्हाट आर प्रोटियोसिस? ये बेटा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। व्हाट इज रेनिन? रेनिन क्या काम करता है? जो बेटा किएसिन होता है मिल्क में एक प्रोटीन, ये उसको क्या करता है? ब्रेक करता है, और वहां पे क्या बनता है? रेनिन। वहां पे पैराकिएसिन बनता है प्लस वे प्रोटीन, ये प्रोटीन है, और ये पैराकिएसिन बाद में कैल्शियम के साथ मिलता है तो बनाता है क्या? कैल्शियम पैराकिएसिनेट। और ये कैल्शियम पैराकिएसिनेट फिर ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन और बनाता है पेप्टोन्स। यहां तक क्लियर है? प्रोटीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन बेटा ब्रेक डाउन होते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। जो किएसिनिक मिल्क प्रोटीन है इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन वो ब्रेक होता है पैराकिएसिन और वे प्रोटीन में, और वो बाद में ये पैराकिएसिन कैल्शियम के साथ मिल जाता है तो बनाता है कैल्शियम पैराकिएसिनेट। कैल्शियम पैराकिएसिनेट इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन बाद में फिर ब्रेक डाउन होता है इनटू पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस। इजंट इट? यहाँ तक क्लियर है? गैस्ट्रिक लाइपेज बेटा डाइजेस्ट करता है फैट्स को। उसके बाद जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन
ये ज़्यादा पाया जाता है किन में? बच्चों में ही ज़्यादा पाया, इन्फेंट्स में ही ज़्यादा पाया जाता है एडल्ट से, ठीक है। कौन कौन? रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ज़्यादा इन्फेंट्स में ही पाया जाता है। सोमैटोस्टैटिन हमने पढ़ा था, सोमैटोस्टैटिन ये कौन सिक्रेट करते हैं? डेल्टा सेल्स ऑफ एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स आर अरेंजमेंट सेल्स। वो किस ग्लैंड की सेल है? कार्पोफंडिक ग्लैंड की सेल हमने पढ़ी थी, फोर्थ सेल। तो ये सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है? ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, स्टॉप करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद हमने सीरोटोनिन पढ़ा था। सीरोटोनिन क्या काम करता है? सीरोटोनिन पहले एज अ वासो कंस्ट्रक्टर यूज होता है, वासो कंस्ट्रक्टर, एज अ वासो कंस्ट्रक्टर यूज होता है, और ये भी इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कौन? सीरोटोनिन इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद हिस्टामिन मैंने कहा था, उसमें मॉटिलिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इनको कौन सिक्रीट करता है? दैट्स एंटीरियो क्रोमैफिन सेल्स आर कुल्चिट्स की सेल्स, या मैंने ईसी सेल्स कहा था। ये एंटीरियो एंडोक्राइन सेल का एक टाइप है, एंटीरियो क्रोमैफिन सेल्स, डेल्टा सेल्स, और कौन है उसमें? जी सेल्स। जो हिस्टामिन है ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। लास्ट इसमें जो बच जाता है दैट इज मॉटिलिन। मॉटिलिन क्या काम करता है? वो प्रोवाइड करता है चर्निंग मूवमेंट्स स्टोमक। मॉटिलिन की वजह से ही चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं स्टोमक की। और मॉटिलिन को कौन सी सेल्स सिक्रेट करती है? एंटीरियो क्रोमैफिन सेल्स और कुल्चिट्स की सेल्स। वो सिक्रेट बेटा क्या करती है? मॉटिलिन, और मॉटिलिन ही प्रोड्यूस करता है क्या? चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द स्टोमक। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी किन जो ये होता है चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ स्टोमक किसकी वजह से होता है, वहां पे ऑप्शन होगा पहले सेरोटोनिन, मॉटिलिन, हिस्टामिन। तो मॉटिलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद जो ड्यूडेनम सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम एंटीरियोगैस्ट्रॉन कहते हैं, एंटीरियोगैस्ट्रॉन, एंटीरियोगैस्ट्रिन हार्मोन। देखो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, बट एंटीरियोगैस्ट्रिन हार्मोन जो बेटा सिक्रीट जो रिलीज कौन करता है? ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और इंक्रीज करता है गैस्ट्रिन हार्मोन ऑफ द स्टोमक, इजंट इट? ये था आज इसोफेगस और स्टोमक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर ग्लैंड्स, कुछ लेवर पैनक्रियास बच जाता है कुछ उसमें, तो वो पढ़ेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कैसी होती है, तो उसके बाद डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं ये 2 शॉर्ट्स में सारा एलिमेंट्री एंड एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कवर करूँगा। इन सिंगल 2 शॉर्ट्स में इसका मैं रिविजन करूँगा। 2 शॉर्ट्स में, एक शॉर्ट में मैं पूरा एलिमेंट्री कैनाल कवर करूँगा, और दूसरे शॉर्ट में मैं एक डाइजेशन पढ़ाऊँगा और एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्डर्स दूसरे शॉर्ट में मैं कवर करूँगा, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का या 2 घंटे का शॉर्ट होगा, तो उसमें मैं पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कवर करूँगा, ठीक है। ओके डियर।